हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारा पेपर है डेवलपमेंट अर्थात मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। तो यूनिट थर्ड का हमारा एक सेगमेंट बचा हुआ है, लास्ट पॉइंट, दैट इज रूट सिस्टम। ठीक है, तो हमारा शूट कंप्लीट है, लीफ कंप्लीट है। अब हमारे पास आ रहा है कौन सा? रूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम कर लूँगा, ठीक है। बीएससी पार्ट थर्ड ईयर, पेपर फर्स्ट, प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। ठीक है, इसमें हमारा आज का जो हॉट टॉपिक है दैट इज रूट सिस्टम, मतलब प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। तो सिंपल इंट्रोडक्शन, अगर अपन रूट्स के बारे में बात करें तो रूट्स आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी, क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है कि प्लांट को स्थिर बनाए रखने में सबसे, ठीक है, दूसरा एब्जॉर्प्शन, दूसरा स्थायित्व, ठीक है, ये सारी की सारी दृढ़ता, ये सारी की सारी चीजें कौन कर रही है? रूट्स ही कर रही है। और रूट्स के लिए अगर अपन कुछ कैरेक्टर्स की बात करें तो हम यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स दे सकते हैं रूट के लिए। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट हमारा इसमें रूट में ये बन जाता है कि क्या लाक्षणिक गुण है रूट के। तो रूट के लिए हम कह सकते हैं कि रूट्स आर पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म का मतलब गुरु क्या बोलते हैं इसको? गुरुत्वानावर्ती, गुरुत्वानुवर्ती, ठीक है। और गुरुत्वानुवर्ती के प्रति कैसी हैं? धनात्मक। दूसरा पॉइंट, तो इसी को अगर अपन इलिब्रेट करें तो जरूरत नहीं है, अब हम सीनियर बच्चे हो चुके हैं, लेकिन अगर अपन इसको इलिब्रेट करना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो रूट्स हैं वो कभी भी गुरुत्वाकर्षण की दिशा में जाती हैं, कभी भी अगेंस्ट नहीं जाती। तो जब ये प्लांट से डेवलप होती हैं तो या तो क्षैतिज दिशा में और क्षैतिज दिशा से नीचे दिशा के अंदर ही जाती हैं, कभी भी क्षैतिज दिशा से ऊपर की ओर कभी भी नहीं आती। कुछ विशिष्ट अडेप्टेशंस वाली जो रूट्स हैं उनकी हम बात अलग कर सकते हैं, अपस्थानिक जड़ें हैं उनकी बात अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम टैप रूट सिस्टम या मेन रूट्स की बात कर रहे हैं तो वो नीचे की तरफ ही जाती है। तो दीज आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिज्म। और वहीं नेगेटिव कैसी होती है? फोटोट्रॉपिज्म। नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म की हम बात करें तो ऋणात्मक, किसके प्रति? प्रकाशानुवर्ती। यहां पे अनुवर्तन की बात कर रहे हैं हम ट्रॉपिज्म की, तो ट्रॉपिज्म के अकॉर्डिंग ये हो गई प्रकाशानुवर्ती कैसी हो गई? ऋणात्मक। अर्थात ये प्रकाश की दिशा में गमन नहीं करती, सदैव भूमि में अंधेरे की ओर ही गमन करती है, प्रकाश की दिशा में गमन नहीं करती। तीसरा पॉइंट अपन इनके लिए लिख सकते हैं कि रूट्स में लीफ प्रिमोर्डिया लिख देने, लीफ भी काफी है, लीफ, फ्लॉर्स, ब्रांचेस तो होती हैं, स्टोमेटा एब्सेंट, जो
कुछ कोशिकांग हैं, ठीक है। या अगर अपन बात करें तो जैसे कि लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, आदि चीजें जो हैं अनुपस्थित। वहीं अगर अपन स्टोमेटास की बात कर रहे हैं तो लाइक ट्राइकोम्स, या अगर अपन एक बात और कह सकते हैं जैसे कि क्यूटिकल, तो रूट्स के अंदर क्यूटिकल की भी अनुपस्थिति है। हाँ, मैनी मोर प्लांट्स जो है डाइकॉट्स, उनके अंदर ये है कि उनके अंदर क्या मिल जाती है, हमको रूट में क्यूटिकल की लेयर मिल जाती है, क्योंकि जो सॉइल पार्टिकल्स हैं उनमें घर्षण से इनको क्या करती है, बचाती है। उसके अतिरिक्त कई बार इनमें श्लेष्मा का भी उत्सर्जन मिलता है, जिसकी वजह से ये सॉइल पार्टिकल्स को अपने से एडेसिव चिपका कर रख सकती है। फोर्थ पॉइंट हम यहां पे ऐड कर सकते हैं, यहां पे पार्श्वमूल, क्योंकि अभी हमने एक यहां पे बात करी जैसे लीफ और फ्लोर, या इसको हम कलिका भी लिख सकते हैं, कलिका बर्ड्स, ठीक है। ये बर्ड्स इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। तो रूट्स के लिए हम एक चीज और कह सकते हैं, मैंने कहा कि ब्रांचेज, तो ब्रांचेज स्टेम में भी हैं और रूट्स में भी हैं, लेकिन रूट्स में हम उनको एक तरीके से ब्रांचेज नहीं बोल रहे, हम उनको बोलते हैं लेटरल रूट्स और सब लेटरल रूट्स, मतलब पार्श्व जड़ें। तो रूट्स के अंदर जो है वो क्या मिलती हैं, लेटरल रूट्स, इसको हम बोल सकते हैं पार्श्व जड़, ठीक है, पाई जाती हैं। और इनकी उत्पत्ति जो है, उत्पत्ति ऑरिजिन कैसा होता है, एंडोजीनस। इसका मतलब समझना, दैट इज अंतर्जात, अंतर्जात या अंतर्जात। एक्सोजीनस का मतलब होता है बहिर्जात। लीव्स, फ्लावर्स, बर्ड्स, ब्रांचेस, इनकी जो हम उत्पत्ति मानते हैं वो बहिर्जात है, जबकि रूट्स मतलब लेटरल रूट्स की अगर अपन बात करें तो इनकी उत्पत्ति कैसी है, अंतर्जात। यहाँ पे अंतर्जात या बहिर्जात का तात्पर्य है कोशिकाओं के संगठन से, कौन सी कोशिका से इनका डेवलपमेंट हो रहा है। पार्श्व रूट्स का जो डेवलपमेंट है लेटरल रूट्स का, वो किससे है, पेरिसाइकल से। तो अंदर के जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, वलकुट, उसके अंदर पेरिसाइकिल वाली जो रिंग है उसमें से डेवलपमेंट हो रहा है। इंटरस्टिशियल कैलरी मतलब जो मेरिस्मेटिक सेल्स थी, तो आंतरिक कोशिकाओं से या आंतरिक उत्कोश से इनका डेवलपमेंट हो रहा है, जबकि पत्तियों के अंदर इनका डेवलपमेंट कहाँ से होता है, बाह्य कोशिकाओं से। इसलिए उनको हम एक्सोजीनस और इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोजीनस। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, प्राथमिक मूल जो है उनमें प्राइमरी रूट, जाइलम एंड फ्लोएम दोनों सेपरेट या भिन्न त्रिज्या में। अगर अपन स्टेम्स की बात करें तो इनके वेस्कुलर बंडल्स कॉन्जॉइंट टाइप के नहीं होते कि एक बंच के अंदर डेवलप हैं और दोनों एक दूसरे के साथ हैं और डाइकॉट्स के अंदर बीच में कैम्बियम है और मोनोकॉट्स में अनुपस्थित है, नहीं। यहाँ पे अगर अपन व्यवस्था देखें तो जैसे व्यवस्था के हिसाब से डाई आर्क 2 है, दैट इज डाई आर्क, 3 है, दैट इज ट्राई आर्क, यही 4 है क्रॉस में डेक्यूसेट में, तो दैट इज ट्राई आर्क, ठीक है। पेंटार्क एंड पॉलीआर्क टाइप की रूट्स जो है हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो जैसे यहीं पे अगर अपन ये डाई आर्क की, वो टेट्रा आर्क की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर डेवलपमेंट जो है वो इस तरीके से है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ गोलों के रूप में जो दिख रहे हैं, ये है वेसल्स, ठीक है, जाइलम, वेसल्स, और वेसल्स में ये यहाँ पे पैचेज के रूप में आ रहा है फ्लोएम। तो आप देख सकते हैं दोनों सेपरेट हैं, एकांतर क्रम में मिल रहे हैं, अल्टरनेट में। तो दोनों जाइलम एंड फ्लोएम जो हैं साथ नहीं है, भिन्न त्रिज्या में एकांतर क्रम में पाए जाते हैं। ये इनकी अंदर की एनाटॉमिकल संरचना हो गई, ठीक है। इसी में एक पॉइंट अगर अपन बात करें तो जाइलम, जाइलम जो है उसमें जाइलम कैसा होगा, एक्जार्क, सॉरी एंडार्क, उल्टा हो गया, एक्जार्क, एक्जार का मतलब बाह्य आदि दारू,
बाह्य आदि दारुक। बाह्य आदि दारुक का मतलब समझना, ये जो जाइलम की पोजीशन है इसमें दैट इज प्रोटो जाइलम, ठीक है, और ये जो है ये हो गया मेटा जाइलम। ये हो गया मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम। तो इसमें मेटाजाइलम की उत्पत्ति अंदर की ओर है सेंट्रिपिटल फॉर्म में, और मेटाजाइलम वो प्रोटोजाइलम जो है प्रिमिटिव वो है बाहर की ओर। यही चीज उल्टी सीक्वेंस होती है किसके अंदर, स्टेम्स में, इसलिए वहां पे हम इसको बोलते हैं एंडार्क, यहां पे हम इसको क्या बोलेंगे, एक्जार्क कंडीशन, ठीक है। और रूट्स पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, शूट पे भी हेयर्स पाए जाते हैं लेकिन उनका एक अलग कार्य होता है, सरफेस एडेसिव के रूप में काम आ जाते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर्स के रूप में काम आ जाते हैं, एक तरीके से वेपराइजेशन के लॉस से संबंधित काम आ जाते हैं, लीफ के प्रोटेक्शन से संबंधित काम आ जाते हैं। वैसी ही एपिडर्मल आउटग्रोथ से एक विशिष्ट संरचना बनती है जिसको हम बोलते हैं रूट हेयर, और ये रूट हेयर जो हैं ये यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर पोजीशन पे होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, क्लियर है, अलग अलग प्रजातियों के हिसाब से। और इनका मुख्य कार्य है कि ये मिनरल्स को अब्जॉर्व करने का कार्य यही करते हैं। तो जो इलोंगेशन जोन है और सब में क्या बोलते हैं मैच्योरिटी जोन है, वहीं पे इनका डेवलपमेंट प्रारंभ होकर ये काम करते हैं। उसके बाद मैच्योर रूट की अगर अपन बात करें तो वहाँ पे हमें लेटरल रूट्स मिल जाएंगी, लेकिन रूट हेयर्स डेवलप नहीं होते हैं या वो एक तरीके से नष्ट हो जाते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रूट को रूट बनाने के लिए, ठीक है, एब्जॉर्प्शन लाइक बनाने के लिए रूट हेयर्स की सबसे बड़ी भूमिका होती है। तो ये इसकी एक तरीके से फंक्शनल यूनिट के रूप में व्यवहार करते हैं। तो ये काफ़ी है, और कोई पॉइंट हमें याद आएगा तो हम इसमें बाद में और ऐड कर लेंगे। तो अब इसके बाद में हम एक बार रूट की स्ट्रक्चर को देखते हैं, क्योंकि रूट की स्ट्रक्चर जो है वो स्टेम से काफ़ी कुछ मिलती जुलती भी है और डिफरेंट भी है, क्योंकि रूट की अनाटमी एंड रूट की मॉर्फोलॉजी स्टेम से बहुत ही ज़्यादा सरल है। जहाँ शूट की अपेक्स बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट और लीफ प्रिमोडियाज में घिरा हुआ होता है, शूट अपेक्स ओपन नहीं होता, वहीं अगर अपन रूट की बात करें तो रूट जो है उसका टिप पार्ट जो है वो ओपन आराम से दिख जाता है। लीव सेल्स का अरेंजमेंट भी उसमें क्या होता है, बिल्कुल सिंपल रूप में होता है। उसका मॉडिफिकेशन भी जो है वो स्टेम से क्या है, बिल्कुल सरल, प्लस नोड इंटरनोड सेक्शंस एंड कलिकाएँ, लीव्स, बर्ड्स, ये चीज़ें उसके अंदर नहीं पाई जाती। तो एक बार इसकी बाहर की मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अनुसार एक बार इसको उतार लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें हम लिख सकते हैं लक्षणिक या लाक्षणिक गुण, रूट के लक्षण।
यस, इसको मिटा देते हैं, देन हम आते हैं रूट की स्ट्रक्चर पे। मॉर्फोलॉजी की हम बात कर रहे हैं बाहर से और अंदर से, तो रूट के जो है टिप पार्ट या रूट की जो अग्रस्त भाग है उसको हम कुछ रीजन्स में बांट रहे हैं, जोन्स में, अलग अलग टाइप की, जो कि मैच्योरिटी के हिसाब से, प्लस उनकी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, प्लस उनके कार्य करने की एबिलिटी के हिसाब से अलग अलग होते हैं। इससे पहले एक सिंपल सा टॉपिक अगर अपन बात करें तो दैट इज टाइप्स ऑफ रूट। तो दो ही टाइप की रूट्स मिल रही हैं। फर्स्ट अगर अपन बात करें तो सीड में एम्ब्रियो डेवलपमेंट से बने रेडिकल मूलांकुर, ठीक है, मूलांकुर की कोशिका अगर चिर स्थायी है, परमानेंट है और लगातार विभाजन करके बहुवर्षीय कोशिकाओं का संगठन करती है, तो इसकी वजह से सामान्यतः रूट जो है वो कैसी हो जाती है, एक विशिष्ट संरचना के रूप में डेवलप होती है और उसका जो मूल है, मेन रूट का, जड़ का जो मूल है वो बहुत ही ज़्यादा विकसित, जटिल, दृढ़ और अंदर तक गहराई में धसा हुआ होता है और उससे फिर बाद में कालांतर में क्या होती हैं, पार्श्व जड़ों का क्या होता है, इस डेवलपमेंट होता रहता है। और कभी कभी इन्हीं से और उप पार्श्व कोशिकाओं का या जड़ों का भी क्या होता रहता है, डेवलपमेंट होता रहता है। क्लियर है? तो ये कहलाती है फर्स्ट एज, इसीलिए यहां नाम नहीं दिया, तो पहला हम नाम देंगे टैप रूट, ठीक है, जिसको हम मूसला जड़ के नाम से जानते हैं, मूसला जड़। ज्यादातर अगर अपन बात करें तो डाइकॉट्स की यही सबसे लाक्षणिक गुण है, डाइकॉट्स के अंदर ये मिलता है, क्योंकि पेरिनियल टाइप की रूट्स होती है, उनमें ज्यादा गहराई तक रूट्स जाती हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा लंबे समय तक जीने के लिए या बनाए रखने के लिए जड़ों को गहराई में, ताकि वो ज़्यादा एक तरीके से स्थिरता और एडेशन पावर जो है वो प्राप्त कर सके। दूसरा यहीं पे एक सिंपल वेरिएशन अपन अगर डाल दें तो दैट इज एडवेंटिटियस, इन्हें अपन अप्रस्थानिक, इनकी उत्पत्ति में क्या है कि ये जो रेडिक्यूल डेवलप हुआ था, यही रेडिक्यूल लगातार पेनिलियल पोजीशन पे डेवलप होता जा रहा है बहुवर्षीय, इसी में कोशिकाएं जो है वो दीर्घित और मैच्योर हो जाती हैं और उसके बाद पार्श्व जड़ों का डेवलपमेंट या डिफरेंशिएशन होता है। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है एडवेंटिटियस के अंदर कि जो रूट है किससे डेवलप हुई, रेडिक्यूल से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो रेडिक्यूल से प्राइमरी रूट डेवलप हुई थी वो वहीं पर ही क्या हो जाती है, कुछ समय बाद में नष्ट हो जाती है या अपहासित हो जाती है और वहीं उसके नोडल रीजन से जो है और अन्य पार्श्व जड़ें वहीं से प्रारंभ हो जाती हैं। तो सिंपल अगर यहाँ पे अगर आप इसकी
डायग्राम बनाएं तो ये रूट सरफेस, ये स्टेम, और ये स्टेम पे जो नोडल रीजन है, इस नोडल रीजन से पहली रूट जो कि हासिल हो गई, और यहीं से बाकी की रूट्स जो हैं वो क्या हो जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं। तो ये प्राइमरी के सेक्शन के समान होने की वजह से यहाँ क्या बोलते हैं, ये लगातार बढ़ रही है, और उसके बाद फिर ये ही कई बार क्या हो जाती हैं, और ज़्यादा डेवलप हो जाती है, किसमें, सेकेंडरी में। तो इनके सेकेंडरी डेवलप होने के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या दिखता है, गुच्छेनुमा संरचना के रूप में विकसित हो जाती हैं। इस प्रकार की रूट्स बहुत ज़्यादा अंदर गहराई तक नहीं जाती, सामान्य मृदा की ऊपरी परतों तक ही सीमित रहती हैं, ठीक है, ताकि आसानी से मिनरल्स एंड वाटर्स को अवेलेबल कर सके। ज़्यादातर एनुअल प्लांट्स के अंदर ये चीज़ें मिलती हैं, मोनोकॉट्स का ये लाक्षणिक लक्षण होता है। उसके अलावा जैसे हम इसी में एक और रिंग या एन्युलर रिंग की बात कर सकते हैं, ये तो सिंपल हो गया, लेकिन एन्युलर, तो अगर अपन बात कर रहे हैं किसकी, अनियन की, तो अनियन में क्या हो रहा है, एक अपहासित तना है, उसके ऊपर ये बल्ब के रूप में इसके लिए लीव्स जो कि मासल हो चुकी हैं, ठीक है, और ऊपर इसकी ग्रीन कलर की एक रेड वो फॉलिकल टाइप की लीव्स हो गई, और यहाँ पे एक चक्र के रूप में एडवेंटिटियस क्या निकलती हैं, रूट्स निकलती हैं, जो कि ये इस तरीके से, तो शाखित भी नहीं होती हैं वो, तो एक तरीके से ये भी एडवेंटिटियस का एग्जाम्पल है जो कि एक चक्र के रूप में निकल रहा है। तो कुल मिला के हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि रूट्स दो टाइप की हो गई, एक टैप रूट सिस्टम और एक हो गया एडवेंटिटियस रूट सिस्टम, ठीक है। अब मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन रीजन्स ऑफ रूट्स, तो रूट तो दोनों टाइप की होगी, अब उसकी जो संरचना है वो सेम है रूट की, तो हम इसको पढ़ लेते हैं। सबसे अगर भाग की बात करें तो शूट में सबसे ऊपर की तरफ विभिजोत की कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें अपन एपिकल मेरिस्टेमेटिक जोन्स कहते हैं, विभिजोत की क्षेत्र होता है, ठीक है, और उस पर अलग अलग मत दिए हुए हैं, एस्ट्रोजन थ्योरी है, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी है आदि। लेकिन यहाँ अगर अपन बात करें तो हमारे पास में सबसे शीर्षस्थ जो भाग है रूट का, उसमें क्या है, रूट कैप, जो कि एक विभिजोत की क्षेत्र नहीं है, एक तरीके से प्रोटेक्टिव आवरण या लेयर के रूप में मिलता है। तो यहाँ पे सिंपल सा डायग्राम अगर अपन रूट का बनाएं विभिन्न जोन्स को दिखाते हुए, तो हमारे पास में एक अलग से ही उभरा हुआ पेल कलर का संरचना हमको यहाँ पे दिखाई देती है। तो हम इन्हें लगभग 5 या 6 जोन्स में डिवाइड करें तो सबसे पहली जो जोन हमारी आ जाती है दैट इज रूट कैप। इस भाग का अगर अपन टीएस काट के देखें तो हमें एक क्या बोलते हैं आइसोलेटरल सेल्स समांगी प्रकार की कोशिकाओं का एक गुच्छ के रूप में दिखाई देता है, जिसकी कोशिकाएं ज़्यादा परतीय नहीं होती और ज़्यादा विभिजोत की भी नहीं होती। इनमें एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं का संगठन है जिन्हें अपन कैलिप्ट्रल सेल्स कहते हैं, और इनमें विभाजन की दृष्टि से अगर अपन कहें तो इन्हें बोलते हैं कैलिप्टोजन कोशिकाएं, अर्थात जो क्या बोलते हैं रूट कैप की जो कोशिकाएं हैं उनको निर्मित करने वाली मात्र कोशिकाएं। तो ये भाग होता है केवल रूट कैप का। दूसरा भाग अपन यहाँ पे कह सकते हैं डिवीजन जोन, जिसको हम मेरिस्टेमेटिक जोन के नाम से भी जानते हैं। बहुत छोटा सा क्षेत्र होता है, लगभग 1 mm के आसपास, इससे ज्यादा नहीं। इसको हम बोल सकते हैं जोन ऑफ सेल डिवीजन, जोन ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। इस क्षेत्र की अगर अपन बात करें तो इसमें भी समानता है, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि इसकी भी कोशिकाएं अभी विभिजोत की हैं, उनमें डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है। इसके बाद लगभग ये क्षेत्र आता है जिसको हम बोल सकते हैं लगभग 1 से 10 mm तक का है,
इसको हम बोलते हैं जोन ऑफ इलोंगेशन। ठीक है, जोन ऑफ इलोंगेशन। इलोंगेशन का अगर अपन बात करें तो इसका मतलब हो गया दीर्घकरण। दीर्घीकरण। इस क्षेत्र के लिए अपन ये कह सकते हैं कि इस क्षेत्र की कोशिकाएं जो है वो अपने आकार व आयतन में वृद्धि करती हैं। नॉर्मली तो हम ये कह देते हैं कि ये क्षेत्र विभाजन से संबंधित है और ये क्षेत्र जो है दीर्घीकरण से, लेकिन यहाँ पे भी कुछ मात्रा में विभाजन होता है। ठीक है, और विभाजन के फलस्वरूप कोशिकाओं का नंबर, कोशिकाओं का आकार व कोशिकाओं का आयतन जो है वो बढ़ता है। तो यही वो क्षेत्र है जहाँ से पहली बार रूट की जो है साइज इंक्रीज होने लगती है। उससे पहले रूट की साइज जो है वो बहुत धीरे, क्योंकि वहाँ पे लगातार विभाजन की वजह से रूट आगे की तरफ बढ़ती जाती है, तो वहाँ पे कभी भी इलोंगेशन नहीं हो रहा, आयतन में वृद्धि नहीं हो रही, और उसकी कोशिका सदैव जटिल मतलब क्या बोलते हैं सघन जीव द्रव्य युक्त, बड़े केंद्रक युक्त व विभाजनशील होती हैं। ठीक है, ये हो गया जोन ऑफ इलोंगेशन। इलोंगेशन के बाद काफी दूरी तक अगर अपन बात करें तो ये क्षेत्र जो है इसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं मैच्योर क्षेत्र, लेकिन मैच्योरिटी से पहले का क्षेत्र है ये, जिसमें अभी पूरी तरीके से मैच्योरिटी नहीं है, तो जोन ऑफ मैच्योरेशन कह सकते हैं इसको। जोन ऑफ मैच्योरेशन। और सबसे बड़ी चीज है, अगर इसमें एक नाम और दे तो मैच्योरेशन के साथ में इसे रूट हेयर जोन भी हम कह सकते हैं। और इससे ऊपर की तरफ हम चलते हैं तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है इसको हम बोल सकते हैं मैच्योर जोन, अर्थात यहाँ पे डिफरेंशिएशन जो है हो रहा है और यहाँ पे कंप्लीट डिफरेंशिएशन हो चुका है। कंप्लीट ऊतकों का निर्धारण, उनकी साइज सब कुछ क्या हो चुकी है, पहले से निर्धारित हो चुकी है। ठीक है, तो दैट इज मैच्योर जोन। और इसे एक नाम और दे देते हैं, दैट इज लेटरल रूट जोन। इसे हम लेटरल रूट जोन भी कह सकते हैं। और इसके ऊपर तो फिर ये पूरा का पूरा मैच्योरिटी में आई गया, दैट इज रूट। ठीक है, अब इसकी आंतरिक संरचनाओं की हम बात करें तो आंतरिक संरचनाओं में ज्यादा कुछ हमको नहीं डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये तो हम बना देते हैं एपिडर्मिस, ये हमने बना दी इसमें एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकल, इससे नीचे नहीं मिलेगी ये हो गई एंडोडर्मिस यहाँ तक, और इसके बाद ये पेरिसाइकल बस। ठीक है, इसके बाद ये डेवलप हो गए इसके पूरे के पूरे वैस्कुलर टिश्यूज, और ये वैस्कुलर टिश्यूज भी कहाँ तक, केवल यहाँ तक। ठीक है, मैच्योरिटी जोन से पहले। और इसको यहाँ से तो हम यूँ ही दिखा सकते हैं, इससे ज़्यादा तो हमको कुछ दिखेगा नहीं ठोस परिरंभ क्षेत्र के रूप में, और यहाँ कुछ है नहीं। तो यहाँ पे अगर अपन टीएच देखें तो जोन ऑफ सेल डिवीजन और जोन ऑफ जो रूट कैप है वो तो दोनों के दोनों एक जैसे दिखेंगे। उनमें कोशिकाएं समांगी है, घनाकार है, जटिल जीव द्रव्य युक्त हैं, मतलब सघन जीव द्रव्य युक्त हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा है, विभाजनशील है, तो उनके अंदर तो कोई संख्या हमको दिखेगी नहीं। तो जोन ऑफ इलोंगेशन की अगर अपन बात करें तो इलोंगेशन जोन में अभी तक डिफ्रेंसिएशन नहीं है। ये बाहर वाली बन गई एपिडर्मिस, और ये अंदर वाली लेयर है जिसको हम नाम देते हैं प्रो कैम्बियम, दैट इज प्रो कैम्बियम मेरिस्टम, क्योंकि ये अभी विभिजोत क्षेत्र है। इसके लिए हम क्या नाम देंगे, ग्राउंड टिश्यू मेरिस्टम, ग्राउंड टिश्यू मेरिस्टम। और ये हो गया डर्मेटोजन,
तो हम क्या नाम दे सकते हैं, दैट इज डर्मेटोजन, ये हो गया पेरिबेलम और ये हो गया प्लीरोम। पेरिबेलम दैट इज प्लीरोम और ये हो गया डर्मेटोजन। अगर अपन जोन ऑफ मैच्योरिटी की तरफ चलते हैं तो जोन ऑफ मैच्योरिटी के अंदर यहां पे हमको दो चीजें दिखाई देंगी, ये डेवलप हो गया रूट हेयर, यहां देखिए उभार के रूप में दिख रहा है, यहां पे पेनिट्रेट करके बाहर आ चुके हैं, या इधर भी निकाल देते हैं जिससे नाम लिखने में आसानी होगी, दैट इज रूट हेयर। ठीक है, तो रूट हेयर की अगर अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये हमने डेवलप कर दी एंडोडर्म, उसके नीचे डेवलप हो गई है पेरिसाइकल, ये हो गए हैं वेस्कुलर टिश्यूज, अभी पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुए हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या नाम देंगे, दैट इज प्राइमरी फ्लोएम, इसको हम नाम देंगे अभी प्राइमरी जाइलम। ठीक है, ये हो गई है कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, ठीक है, और ये यहाँ पे इनिशियल प्रारंभ हो गया है किसका, रूट हेयर का, ये हो गया। ठीक है, एक इधर निकाल देते हैं ताकि हम इसको दर्शा सके, दैट इज रूट हेयर। ठीक है, ये हो गया। अब अगर अपन जोन मैच्योरिटी की तरफ चले तो वहां पे यही रूट हेयर जो है बाद में डेवलप या नई सेल्स जो है वो डेवलप कर देंगे किसको, लेटरल रूट्स को, तो यहाँ पे इसकी हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। और वेस्कुलर टिश्यूज जो है वो कंप्लीटली डेवलप्ड मिलेंगे, ये हो गया एंडोडर्मिस और ये इसके अंदर मेटा एंड प्रोटोजाइलम्स, ये हो गया फ्लोएम। ठीक है, तो यह पूरा ही लिख देता हूं, मैच्योर सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज या वेस्कुलर बंडल्स। ठीक है, और यहीं से ये निकल गई है लेटरल रूट्स। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं लेटरल रूट। ये इस पे डेवलप हो गया, क्या चीज़ है ये, कॉर्टेक्स, दैट इज कॉर्टेक्स, और ये हो गया एपिडर्मिस, कंप्लीट जोन। ये डायग्राम इस जगह का है, ये डायग्राम इस जगह का है, ये डायग्राम यहाँ का और ये डायग्राम यहाँ का। तो हमने ये टोटल 4-5 जोन्स के रूप में इसको डिवाइड किया है। अब थ्योरेटिकली अगर अपन इसकी बात करें तो विभिन्न क्षेत्रों के लिए हम कह सकते हैं कि रूट्स की लंबवत काट में विभिन्न लंबाई और विभिन्न एनाटॉमी के क्षेत्र दिखाई देते हैं, जिन्हें हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला हमारा आ रहा था रूट कैप, जिसे हम हिंदी में मूल, गोप के नाम से भी जानते हैं। इसको कैप क्यों होगा, क्योंकि ये एक टोपीनुमा संरचना है। ठीक है, दूसरा ये अग्र छोर के ऊपर है। तीसरा ये रूट के एक तरीके से डिफरेंशिएशन या रूट की जो फंक्शनल एबिलिटी है, या सॉरी अगर अपन कहें तो रूट की
जो संरचनात्मक इकाई है किसी का भी भाग नहीं है, ना ही ये भाग ले रही है। केवल हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके से रूट के अग्र एपिकल सिस्टम को मिट्टी के पार्टिकल्स में घर्षण से बचा रही है, प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में है। और इसकी कोशिकाएं हैं तो पैरेन्काइमेटस, लेकिन सुबेरिन और क्या बोलते हैं डिपोजिशन से सुबेरिन के, प्लस इनके हमेशा श्लेष्मा का स्त्रावण होता है, जिसके फलस्वरूप ये कोशिकाएं जो हैं वो कैसी सॉफ्ट और एक तरीके से यांत्रिक बल युक्त होती हैं। मोनोकॉट की रूट कैप की हम बात करें तो उनमें एक विशिष्ट कोटर का मतलब कहें तो एक कैविटी टाइप संरचना के रूप में ये होती है, कोष्ठिका के रूप में। कोष्ठक का मतलब होता है एक कक्षस्थ संरचना के रूप में होती है, जो क्या बोलते हैं जो मेसमेटिक सेल्स है उसके अग्र छोर पे होती है। तो रूट में सबसे बड़ी चीज ये है कि मेसमेटिक जोन जो है वो कभी भी शीर्षस्थ नहीं होता, उप शीर्षस्थ होता है, जबकि शूट के अंदर जो है वो ये जोन कैसा होता है, सदैव शीर्षस्थ होता है। क्लियर है? ये बस बचाती है, तो इसका काम हम यही लिख सकते हैं कि प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में घर्षण से बचाती है। हाँ, एक चीज और, रूट कैप में ही गुण है जियोट्रोपिज्म को और फोटोट्रोपिज्म को सेंस करने के। देखा गया है प्रयोगात्मक, अगर रूट कैप किसी रूट में नहीं होती है तो उस रूट को मृदा में क्षैतिज अवस्था में या गुरुत्वाकर्षण की दिशा में बनाए रखना आसान नहीं होता, वो अपनी दिशाहीन हो जाती है या दिशा खो देती है। और एक चीज, एक कीमोटैक्टिक मतलब रसायनों के प्रति, वाटर के प्रति, टॉक्सिक सब्सटेंस के प्रति जो रूट्स में क्रमानुकुंचन गति है जिसकी वजह से वो अग्रसर होती है, वो भी रूट कैप द्वारा ही डिसाइड होती है या एक तरीके से सेंस की जाती है। वरना रूट कैप की अनुपस्थिति में रूट वाटर सोर्स की तरफ भी मूवमेंट नहीं शो करती है, अर्थात उसकी जो हाइड्रोट्रोपिज्म कैपेसिटी है वो भी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये विभाजन से संबंधित नहीं है, लेकिन रूट के गति के लिए, रूट के अग्रसर मान के लिए इनकी उपस्थिति अनिवार्य होती है। ठीक है? दूसरा, ये म्यूसिलेजिनस सेल्स हैं, तो एक तरीके से जो नाजुक एपिकल वो मेसमेटिक जोन है उसको प्रोटेक्शन भी ये प्रोवाइड करवाती है। कुछ एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ देख सकते हैं मूल गोप के लिए, कि वैसे तो ये सामान्यतः एक कोशिकी होती हैं, लेकिन जैसे कि लैमना, पिस्टिया, इनके अंदर क्या है, इनमें मूल सीड्स जो है पिस्टिया में बहु मल्टी मूल गोप कोशिकाएं सामान्यतः कैसी होती है, एक कोशिकीय संरचना, एक कोशिका नहीं होती, टिप की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि इसके पीछे कैलिप्ट्रोजन है, तो कैलिप्ट्रोजन जो है वो लगातार कोशिकाओं का संश्लेषण करता रहता है। इसके अंदर भी कैसा हो रहा है, आगे की तरफ लगातार टिप पार्ट की कोशिकाएं घर्षण से नष्ट होती रहती हैं और अलग हो जाती हैं, बिल्कुल जैसे कि कॉर्टेक्स में की सेल्स होती हैं, उसी प्रकार से इनका हमेशा विभाजन जो है अंदर की ओर होता है। ठीक है, बाहर की ओर नहीं होता। बाहर की कोशिकाएं केवल ढकेलने से बनती हैं और धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, विमुक्त होती जाती है। तो अंदर की नई कोशिकाएं सदैव बनती रहती हैं। तो ये कोशिकाएं सिंगल होती हैं, लेकिन जैसे हमने एग्जाम्पल दिया पिस्टिया, पिस्टिया के अंदर क्या है, ये बहुकोशिकीय मूल गोप संरचना पाई जाती है। नेक्स्ट मैच्योरिटी, मैच्योरिटी गलत बोल दिया, मेसमेटिक जोन। जोन ऑफ सेल डिवीजन, जोन ऑफ सेल डिवीजन के लिए हम ये कह सकते हैं कि इस क्षेत्र की कोशिकाएं जो है सदैव विभिजोत की हैं, और इस क्षेत्र के लिए अनेक मत हैं जो अभी हम नेक्स्ट वाले टॉपिक में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि हिस्टोजन थ्योरी है, एपिकल सेल थ्योरीज हैं, इनको इतना ज़्यादा मान्यता नहीं है। ठीक है, वहीं एक मत जो आ रहा है वो हो गया कॉर्पर कापे, तो ये स्टेम के बिल्कुल ट्यूनिका कार्पस मत के समान ही है और इसको भी उसी प्रकार से मान्यता प्राप्त है, जो इस चीज़ को समझाता है।
तो काप्पे जो है वो कैप पार्टिकल्स या लेटरल कोशिकाओं को बना रहा है, और कॉपर जो है वो किसको बना रहा है, मेन मेरिस्टेमेटिक जोन या एपिकल मेरिस्टेमेटिक जोन जो है उसको बनाता है। और इसमें भी स्टेम के समान वैसी ही 3 लेयर्स डिवाइड हो रही है, कौन सी, डर्मेटोजन, पेरिबेलम और प्लीरोम, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं एक तरीके से डर्मेटोजन को हम बोल देते हैं बाह्य त्वचक जन, ठीक है, और पेरिबेलम हो गया ग्राउंड टिश्यू मेरिस्टम, और पेरिबेलम वो प्लीरोम, और प्लीरोम के लिए अगर अपन कहें तो वो हो गया कौन सा, प्रोकैम्बियम मेरिस्टम के रूप में। तो लगभग 1 mm का क्षेत्र है, सेल्स घनाकार, पतली भित्ति युक्त, स्पष्ट व बड़ा केंद्रक, विकसित केंद्रक, ठीक है, तथा सघन जीव द्रव्य। सघन क्या है इसमें, जीव द्रव्य, और उसके अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रियाज, प्रोटीन सिंथेसिस मैकेनिज्म, जितना भी इसमें जरूरत है, ठीक है, वो इसमें मिलेगा। हाँ, इन कोशिकाओं में स्टोरेज, सूप जो फूड स्टोरेज है उसकी मात्रा कम होती है, क्योंकि ये लगातार विभाजनशील रहती है। स्टोरेज हमको मिलेगी इलोंगेशन जोन वाली सेल्स के अंदर। इनको केवल एनर्जी की जरूरत होती है, हार्मोन्स की जरूरत होती है, और केवल रिजर्व फूड की जरूरत नहीं होती, केवल अपटेक, भोजन के अपटेक की जरूरत होती है, ताकि तीव्रता से ये वो क्या कर सके, विभाजन कर सके। नेक्स्ट, नेक्स्ट जोन हमारा आ जाता है जोन ऑफ इलोंगेशन। जोन ऑफ इलोंगेशन, इलोंगेशन जोन की अगर अपन बात कर रहे हैं तो जोन ऑफ इलोंगेशन में भी विभाजन होते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में विभाजन कौन से होते हैं, सामान्यतः पेरिक्लिनल, लेकिन यहां पे विभाजन पेरिक्लिनल, एंटीक्लिनल एंड ऑब्लिक, तीनों प्रकार के होते हैं। पेरिक्लिनल, परितनिक, अपंतिक या अपंतनिक, और ये हो गया त्रियक, ठीक है, जिसकी वजह से कोशिकाएं जो है वो फूड रिजर्व को स्टोर करके अपने आकार और आयतन में वृद्धि करती है, जिसकी वजह से मूल का आकार में भी क्या आती है, चारों दिशाओं में वृद्धि आती है। सामान्यतः तनों की तरह इनमें कोई अलग से संरचना नहीं होती, नॉर्मली रूट जो है वो गोलाई में ही वृद्धि करती है, अर्थात ये बेलनाकार या गोलाकार संरचना के रूप में ही होती है। फोर्थ नंबर पे हम ले सकते हैं जोन ऑफ मैच्योरेशन। इन दोनों में अंतर समझना, इलोंगेशन में और मैच्योरेशन में। इलोंगेशन जोन जो है बाकी के विभाजन करके कोशिकाओं की संख्या को बढ़ा रहा है, प्लस कोशिका के आकार को बढ़ा रहा है, लेकिन कोशिकाएं अभी कैसी हैं, एक जैसी, समव्यासी, सारी की सारी। लेकिन वहीं अगर अपन बात करें, बुला लेना अगर हो तो, ठीक है, लेकिन अगर कोशिकाएं अभी आकार में वृद्धि कर रही हैं, स्टोर हो रही हैं, लेकिन कोशिकाएं अभी कैसी है, समव्यासी। अब उसके बाद में मेन चीज आती है, एक होता है डिवीजन और एक होता है डिफरेंशिएशन। यहां पे कोशिकाओं का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन और डिवीजन में क्या अंतर है, मतलब समझो ये विभेजित की कोशिका है, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये हो गया कोशिका कौन सी, प्रोकैम्बियम,
ठीक है। इसने ऊपर की तरफ एक कोशिका को काटा पेरिक्लिनल, जिसकी वजह से ये बन गया सेकेंडरी फ्लोएम इनिशियल, ठीक है। और नीचे की तरफ भी एक कोशिका को काटा, ये बन गया सेकेंडरी जाइलम इनिशियल। ये सेकेंडरी जाइलम इनिशियल सेल है, वो फ्लोएम सेल है, और प्रोकैम्बियम अपनी जगह है सेकेंडरी डिवीजन में, ठीक है। ये कंप्लीट है। तो ये जो कोशिकाएं कटी हैं, कटने के बाद ये अपने आप को वृद्धि कर रही है, बड़ी हो रही हैं, तो ये पहली प्रीमरियम सेल्स कहलाती हैं। लेकिन ये सेल्स किस में आ जाती हैं? सेल्स ऑफ इलोंगेशन में। अब जाइलम में क्या क्या है? जाइलम में है वेसल्स, तो प्रोकैम्बियम ने तो एक कोशिका को काट दिया, एक जैसी कोशिका है। अब उस कोशिका से हमको 4 प्रकार की कोशिका बनानी है। कौन कौन सी? जाइलम में वेसल्स, जाइलम ट्रैकेट्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। तो 4 प्रकार की कोशिकाएं हैं जिनका कार्य अलग है, जिनकी मॉर्फोलॉजी अलग है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए अगर अपन कहें तो क्या क्या हो रहा है? हमको अलग टाइप की सेल्स इलोंगेट करके बनानी है, ट्रैकेट्स, वेसल्स और फाइबर्स। घनाकार कोशिकाएं हमको बनानी है पैरेन्काइमा, क्योंकि पैरेन्काइमा डेवलप करती है पूरा रेडियल और एक्सियल सिस्टम को, जबकि ट्रैकेट, वेसल्स और फाइबर जो है वो किसको डेवलप करते हैं? केवल एक्सियल सिस्टम को, रेडियल के अंदर वो नहीं पाए जाते। वहीं ये कोशिका जो है फ्लोएम की, ये किस किस में टूटेगी? ये साइव ट्यूब्स बनाएगी, साइव सेल्स बनाएगी, कंपेनियन सेल्स बनाएगी, फ्लोएम पैरेन्काइमा बनाएगी, ये सारी की सारी। उसके अलावा फ्लोएम फाइबर्स। तो जो साइव ट्यूब्स हैं, साइव सेल्स हैं और फाइबर्स हैं, ये कौन सा सिस्टम बना रही है? पूरा का पूरा एक्सियल। लेकिन फ्लोएम पैरेन्काइमा हो गया, फ्लोएम क्या बोलते हैं, पैरेन्काइमा के अलावा फ्लोएम के अंदर हो गया कंपेनियन सेल्स, ये कौन सा सिस्टम बना रही है पूरी तरीके से? ये बना रही है एक्सियल और रेडियल दोनों प्रकार का सिस्टम बना रही हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों में हमें किससे डेवलप हुई? एक से। तो मैच्योरिटी जोन जिसको हम बोल रहे हैं, जोन ऑफ मैच्योरेशन, उसमें मेनली होता है डिफरेंशिएशन। इसमें विभाजन नहीं हो रहा, इसमें विभेदन हो रहा है। कोशिका अपनी एक निश्चित आकार और अपनी आकृति को लेकर अपने कार्य के हिसाब से टिश्यू और टिश्यू के साथ ऑर्गन को डेवलप कर रही है इस क्षेत्र में। और इसी क्षेत्र में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या आ रही है? रूट हेयर। ये यूनिसेल्यूलर या डाईसेल्यूलर जो हेयर्स बन रहे हैं, यही इसका सबसे फंक्शनल यूनिट है, क्योंकि यही एब्जॉर्प्शन करती है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें किस में आ रही है? मैच्योरेशन, जोन ऑफ मैच्योरेशन। और 5वां जो है, ये अब डिफ्रेंशिएट हो चुका, निर्धारित हो चुका। अब कोई चेंजेज इसके अंदर नहीं आ रहा है। एंडोडर्म डेवलप हो चुकी है, कैस्पेरियन ट्यूब्स डेवलप हो चुकी हैं, पेरिसाइकिल जो है यहाँ पे डेवलप करती है किसको? सेकेंडरी रूट्स को, नोन एज लेटरल रूट्स, ठीक है। और ये लेटरल रूट्स के बाद में यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यूज डेवलप हो चुके हैं। अब उनके अंदर सेकेंडरी डिवीजन हो रहा है। तो यहाँ पे सेकेंडरी डिवीजन नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पे जो है इसमें, इस क्षेत्र में हमको कौन सा? सेकेंडरी ग्रोथ या सेकेंडरी सेल्स डिवीजन भी दिखाई देने लगा है। इसलिए हम इसको एक्चुअली में मैच्योर रीजन बोलेंगे, और वो अभी प्रोसेसिंग में है मैच्योर जोन के, ठीक है। तो दैट इज जोन ऑफ मैच्योरेशन, और ये जोन कौन सा हो गया? मैच्योर। तो ये है रूट की अनाटॉमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। अब हमारे पास में पॉइंट आता है इसकी सेल्स का, जिसमें हम जोन ऑफ जो सेल डिवीजन है और जो एपिकल सेल मतलब कैप है, इनमें कुछ जोन्स और इनके कुछ हिस्टोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कुछ साइंटिस्ट की थ्योरम्स हैं, उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इसको तो रहने देते हैं, ये मिटा देते हैं। तो यहाँ पे हम टॉपिक डाल देते हैं रूट अपेक्स सिस्टम या रूट अपेक्स के लक्षण। तो हम केवल यहाँ पे डिस्कस करेंगे इतने पोर्शन को, इसके बाद वाले को हमको डिस्कस नहीं करना है, वही शूट अपेक्स की तरह
दैट इज रूट अपेक्स। इसमें हम दो भागों की बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला तो आ जाता है विभुज्योति क्षेत्र, जो कि दो भागों में बटा हुआ है। किसमें? एक बट गया किसमें? कैप में, कैलिप्टोजन, और एक अंदर की तरफ बट गया किसमें? कार्पल सेल्स में, जिसको हम बोल रहे हैं कौन सी? मेस्मेटिक सेल्स, विभुज्योति की कोशिकाएं। दो क्षेत्रों में विभेदित। पहला कौन सा हो गया? रूट कैप। और ये कौन सा हो गया? फर्स्ट जोन ऑफ सेल डिवीजन। और अगर अपन दोनों की बात करें तो दोनों की कोशिकाएं नवीन हैं, पतले वित्तीय युक्त हैं, ठीक है, तथा कैसी है? विभाजनशील। और विभाजनशील करते कैसी है कोशिकाएं? छोटी, सघन जीव द्रव्य युक्त। तो सबसे पहले रूट कैप की हम बात करें तो ये सबसे बाहर, सबसे शीर्षस्थ पाए जाने वाली प्रोटेक्टिव लेयर है, जो कि सेल डिवीजन जोन के या मेस्मेटिक जोन के ऊपर पाई जा रही है, ठीक है। और इसका निर्माण किससे हुआ एक्चुअली में? तो सबसे बाहर या ऊपरी, जिसका आप बोल सकते हैं अपेक्स, शीर्षस्थ, सबसे बाहरी या शीर्षस्थ प्रोटेक्टिव लेयर, क्या बोल सकते हैं हम इसको? रक्षी परत के रूप में है। सबसे बड़ी चीज यह कि इसका विभाजन किससे हो रहा है? इसका डेवलपमेंट किससे हो रहा है? सेल डिवीजन जोन से। अर्थात रूट, अपेक्स, मेरिस्टम सेल्स में या सेल्स द्वारा बाहर की ओर काटी गई कोशिका से या सेल्स से होता है। बाहर की ओर काटी गई कोशिकाओं से होता है। तो जो ही ये सेल काटती है, ये सेल क्या कहलाती है? कैलिप्टोजन। कैलिप्टोजन, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं गोपक जन कोशिकाएं, क्योंकि इसको मूल गोप बोल रहे हैं ना रूट कैप को, तो ये हो गया गोपक जन कोशिकाएं, ठीक है। अब गोपक जन की भी अगर अपन बात करें, ये हो गया शूट अपेक्स मूल रूट कैप। तो ये जो गोपक जन कोशिकाएं हैं लगातार विभेदित हो रही हैं, ठीक है। तो इनके विभेदन से ये अंदर की तरफ तो चले गई मेस्मेटिक सेल्स और बाहर की तरफ आ गई कौन सी? कैलिप्टोजन। तो बाहर की जो कैलिप्टोजन सेल्स हैं वो केवल एक ही विभाजन करती है, जिसकी वजह से अंदर नई कोशिका बनाती है और बाहर की और उस कोशिका को क्या कर देती है? ढकेल देती है। तो उसके ढकेलने की वजह से अंदर हमेशा कैसी कोशिका होती है? नवीन, ठीक है। और बाहर की तरफ कौन सी कोशिका होती है? परिपक्व, जिसका बाहर से क्या होता रहता है? लगातार विमोचन होता रहता है। और जैसे जैसे रूट्स वृद्धि करती है और आगे की तरफ जाती है, तो घर्षण से खराब होकर या प्रेशर लगने से ये सेल्स आसानी से क्या हो जाती हैं? बाहर से विमोचित होती रहती हैं। रूट कैप की जो सेल्स है उनके ऊपर बाह्य वातावरण, मृदा की पार्टिकल साइज, पीएच, हाइड्रोफोबिसिटी, ये सारी चीजें क्या बोलते हैं उसके ऊपर प्रभाव डालती हैं। तो रूट कैप में एक और एडेप्टेशन है जो मैंने प्रारंभ में भी बताया था, श्लेष्मा। म्यूसिलेज, ये कैलिप्टोजन सेल्स जो हैं वो म्यूसिलेज
श्लेष्मा क्या करती हैं, स्त्रावण करती हैं, और इसकी वजह से श्लेष्मा का जो स्त्रावण है उसकी वजह से ये एक तरीके से शुष्क सा से डेसिकेशन से बचती है, ठीक है। दूसरा एक ये सॉफ्ट टाइप होती है, पार्टिकल्स के बीच में से घर्षण से बचती है। तीसरा इसके म्यूसिलिजिनस सब्सटेंस की वजह से जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, रूट से चिपकते हैं। बस इतना ही। देन सेकेंड हम पढ़ते हैं जो मेरिस्टम सेल्स हैं या जोन ऑफ सेल डिवीजन है। इस बाकी कोशिकाएं जो हैं सघन जीव द्रव्य युक्त, छोटी, घनाकार, बड़े केंद्रक युक्त होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम्स, प्रोटीन सिंथेसिस मैकेनिज्म्स, एनर्जीज एवं संजित भोज्य पदार्थ जो हैं वो इनके अंदर होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये विभेजनशील होती है, इनको केवल एनर्जी की जरूरत होती है। तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में रॉ मटेरियल लाइक इनके अंदर होता है। बाकी जो संगठन है वो दूसरी कोशिकाओं में होता रहता है, जहाँ से इनको फूड मटेरियल जो है सप्लाई होती रहती है। इस क्षेत्र को समझने के लिए विभिन्न मत प्रस्तुत किए गए हैं। इसको समझने के लिए विभिन्न मत प्रस्तुत किए गए हैं। इसको हम एक चीज और बोल सकते हैं, रूट, अपेक्स, मेरिस्टम, जिसमें सबसे पहला हम यहां पे ले सकते हैं वही बाई निगेली। निगेली ने सबसे पहला दिया, निगेली लगभग इन्होंने दिया 1858 में, और उन्होंने नाम दिया कौन सा, एपिकल सेल थ्योरी। एपिकल सेल थ्योरी। और उन्होंने क्या सुझाव दिया कि जो रूट अपेक्स है वो एकल कोशिका से मिलकर बना हुआ है, और ये टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय जो कोशिका है ये विभेदित होकर एक बार में 3 कोशिकाएं बनाती हैं, और वही 3 कोशिकाएं जो है आगे की ओर व्यवस्थित होती हैं, पीछे की काटी हुई कोशिकाएं जो है एलोंगेट होकर रूट के बाकी के टिश्यूज एंड ऑर्गन्स को डेवलप करती हैं। इस सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी या जो अपवाद स्वरूप आक्षेप लगा वो ये है कि इस प्रकार का डेवलपमेंट केवल और केवल हमको टेरिडोफाइट्स तक देखने को मिल सकता है। हायर के लिए अगर अपन बात करें तो ये हमारे पास डायग्राम है। पहली बात तो ये टिप जो है वो एकल कोशिका से डेवलप नहीं है, ठीक है। दूसरा, इसमें लेयर्स, स्ट्रेटिफिकेशंस हैं, लेयर्स हैं, जिनसे अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं या टिश्यूज का डेवलपमेंट होता है। तो ये सिद्धांत इसको नहीं समझाता, ठीक है। सेकंड यहां पे हम दे सकते हैं वही हैंस्टीन लगभग 1868। हैंस्टीन ने जो यहां पे सिद्धांत दिया वही कौन सा दिया, अपना हिस्टोजन थ्योरी। हिस्टोजन थ्योरी की अगर अपन बात करें तो उन्होंने वापस शूट की तरह यहां पे भी 3 भाग उसके डेवलप कर दिए। कौन कौन सा, वही जो यहां पे अभी अपन ने लिखा डर्मेटोजन, ठीक है। दूसरा उन्होंने कर दिया पेरिबेलम, और तीसरा हो गया प्लीरोम, ठीक है। तीसरा हो गया प्लीरोम। हिंदी में अगर अपन इनको बोलें तो ये तो हो गया बाह्य चर्म, त्वचाजन, ये हो गया वल्कुट जन। अब आसानी से समझ में आ जाएगा, और इसको हम बोल देंगे रंभ जन। ठीक है, रंभ जन, डर्मेटोजन, पेरिबेलम और प्लीरोम, ये संरचना हो गई। अब इसके लिए नाम से ही पता है ये एपिडर्मल लेयर्स, ठीक है। एपिडर्मल के बाहर के अपेंडेज क्यूटिकल्स टाइप,
वल्कुट की अगर अपन बात करें तो कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस या एंडोडर्मल लेयर, और रमजन की अगर अपन बात कर रहे हैं तो इसमें डेवलप हो रहा है पेरिसाइकल एंड वैस्कुलर बंडल्स, ठीक है। और ये एंडोडर्मिस के साथ में पित्त, ये इसके द्वारा कोड किया जा रहा है, ठीक है। थर्ड यहाँ पे अपन एक मत और दें तो थर्ड हमारा आ जाता है वही हेबरलैंड थ्योरी, और हेबरलैंड थ्योरी भी सेम ही है। लगभग 1914 में हेबरलैंड थ्योरी की हम बात करें तो उन्होंने भी यहां पे सेम 3 ही भागों में इसको बांटा है, और सेम ये कहिए है। उन्होंने क्या नाम दिया है, जो डर्मेटोजन है उसका तो नाम हो गया वही डर्मेटोजन, डर्मेटोजन में कोई अंतर नहीं है। इसको प्रोटोडर्म के नाम से भी हम बोल सकते हैं। डर्मेटोजन को उन्होंने नाम दे दिया प्रोटोडर्म, ठीक है। पेरिबेलम जो नाम दिया, पेरिबेलम को उन्होंने कह दिया ग्राउंड टिश्यू मेरिस्टम, ये दे रखा ग्राउंड टिश्यू मेरिस्टम, ठीक है। वही प्लीरोम के लिए अगर अपन बात करें तो दैट इज प्रोकैम्बियम, तो प्रोकैम्बियम डेवलप करेगी प्लीरोम के समान वैस्कुलर टिश्यूज पेरिसाइकल्स को। पेरिबेलम जो है ग्राउंड टिश्यूज अर्थात कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पित्त, मेडुलरी रेज जो बन रही हैं उनको, ठीक है। और डर्मेटोजन जो है प्रोटोडर्म की तरह है, और एपिडर्मल लेयर्स जो है उनको क्या करती है, कोड करेगी। तो सेम ही है ये थ्योरीज भी। एक और आधुनिक मत जो बाद में आई उसकी भी अगर अपन बात करें तो भाई शूप, लगभग वही 1917, ये ऊपर ऊपर का हटा देता हूं। बाई शूप, इसको हम नाम दे सकते हैं कॉपर काप्पे, कॉपर काप्पे थ्योरी। ये दी किसने, शूप ने, SCHUEPP, ये यूरोपियन नाम है इसलिए शूप, 1917। उन्होंने इसको जो एपिकल मेरिस्टम जोन है इसको 2 भागों में बांटा। एक तरीके से हम इसको शूट की ट्यूनिका कार्पस थ्योरी के समतुल्य भी मान सकते हैं। उसमें भी 2 ही जोन्स थे, ट्यूनिका एंड कार्पस। ट्यूनिका बाह्य है और कार्पस जो था वो भीतरी भाग था। ट्यूनिका जो है सदैव विभाजनशील थी, और कार्पस जो सेल थे उन्होंने बाकी के सेल्स को डेवलप किया, लेटरल को भी, इंटरस्टिशियल को भी और प्रोकैम्बियम को भी, ये सारे का सारा। और जो बाहर की सेल थी वो सदैव पेरिक्लिनल डिवीजन कर रही है, जबकि कार्पस सेल जो थी वो क्या करती हैं, पेरिक्लिनल, एंटीक्लिनल सभी प्रकार के डिवीजन करके विभाजन, इलोंगेशन और डिफ्रेंशिएशन सारी चीज़ों को कंप्लीट कर रही थी। सेम उसी तरीके से यहाँ रूट के अंदर उन्होंने कार्पस, कप्पे सेक्शन में इसको डिवाइड किया। तो मैं एक बार इसको मिटा देता हूं। दोनों सेक्शंस में अगर अपन बात करें तो काप्पे सेक्शन जो है वो, काप्पे का मतलब हो गया KAPPAE, काप्पे को आप कैप से समझ लीजिए ताकि दिक्कत नहीं आएगी। दैट इज कैप फॉर्मेशन, ठीक है। कैप नहीं बना रहा है, कैप तो कैलिप्टोजन सेल से बन रही है, कैप को नहीं बना रही है। ये विभुज्योति क्षेत्र का यही भाग है जो इस जगह पे मिल रहा है, यहां लेटरल साइड, मतलब शीर्ष स्तर पर लेटरल है, कैप के नीचे। सबसे आगे तो कैप ही होगी, तो ये कैप को नहीं बना रहा है लेकिन कैप के समान है जो उसके बगल में मिलेगा। और इस क्षेत्र में जो विभाजन है वो सीधे टी के रूप में मिलता है। सीधे टी को समझना, सीधे टी का मतलब हो गया ये वाला विभाजन शो कर रहा है पेरिक्लिनल को, और ये विभाजन शो कर रहा है किसको, एंटीक्लिनल को। इसलिए हम इसमें टी आकृति की बात करते हैं, जबकि ट्यूनिका कार्पस के लिए हम बात करते हैं उल्टे टी की। तो यहां पे दूसरा भाग जो आ गया वो कौन सा हो गया, कॉर्पर। ये अंदर का विभुज्योति भाग है,
जो कि मेरिस्मेटिक है, ठीक है, जो कि जस्ट कैप के नीचे की तरफ है, और इसमें सदैव विभाजन कैसा होता है, उल्टे टी प्रकार का। ये हमको ध्यान रखना, ठीक है। इसको एक बार डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको भी मिटा देते हैं।
ये है कैलिप्टोजन। कैलिप्टोजन सेल्स। और ये हो गया कापे। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी सेल्स जो हो गई किसकी होगी, कापे। और ये हो गया। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कॉपर की।
कॉपर टाइप रीजन एंड दैट इज कॉपर टाइप रीजन, और ये हो गया हमारा सेंट्रल जोन, दोनों को सेपरेट करते हुए। लेकिन ऐसे सेपरेट होता नहीं है कि इन्हें आसानी से अलग किया जा सके, नहीं किया जा सकता, दोनों एक साथ हैं। और अगर अपन इन्हीं सेल्स की बात करें तो इन्हीं सेल्स से इनिशिएशन जोन जो है ये कैलिप्टोजन सेल्स का डेवलप होता है। अब इसी पूरी डेवलपमेंट में एक और चीज हमारे सामने सेगमेंट में आ रही है, और वो ये है कि क्विसेंट जोन, एक नई चीज सामने आई है, क्विसेंट जोन। इसे हम शांत क्षेत्र के नाम से कहते हैं। मोनोकॉट लीव्स की जो टिप्स हैं उनके अंदर ये काफ़ी जो क्या बोलते हैं अनेक जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा देखी गई हैं। इस क्षेत्र, तो यहाँ पे जैसे अगर अपन बात करें तो एक छोटा सा क्षेत्र के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं ये यहाँ का कुछ क्षेत्र है, जो कि कुछ साइंटिस्ट द्वारा मोनोकॉट में अलग ऊपर के रीजन्स के अंदर भी आइडेंटिफाई किया गया है। इसमें नहीं, ये यहाँ डेवलप कर लेते हैं, दैट इज शांत। कोई ऐसे कैविटी टाइप नहीं है, केवल शांत क्षेत्र के रूप में है। क्विसेंट जोन। ठीक है, तो क्विसेंट जोन, तो इसके बारे में यह है कि ये एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं जिनकी कोशिकाओं की उपस्थिति, उनका आभास या उनकी डिफरेंशिएशन जो है वो अभी प्रत्यक्ष रूप से जानकारी में नहीं है। ये कोशिकाएं तुलनात्मक रूप से छोटी हैं, कम एक्टिव है, इनका केंद्रक जो है वो भी छोटा है, और एनर्जी माइटोकॉन्ड्रियल लेवल या रिजर्व फूड्स के आकार में भी छोटे हैं। ये कोशिकाएं विभाजन नहीं करती, विभाजनशील नहीं पाई गई हैं, और इनमें सामान्यतः विभेदन भी नहीं देखा गया है। तो कुछ साइंटिस्ट का मानना ये हो सकता है कि ये कोशिकाएं ऐसे बीज की आ जाती हैं जो कि पूर्ण रूप से विकास या अपने जरूरत के हिसाब से आयतन में वृद्धि नहीं कर पाती, ठीक है, या इनकी आवश्यकता नहीं हो सकती, या हो सकता है कि ये रिजर्व क्षेत्र हो जो आवश्यकता पड़ने पर विभिजोत की हो जाता है, वन्यता ये विभिजोत की नहीं रह पाता। तो ये कोशिकाएं विभाजनशील हैं लेकिन विभाजन नहीं करती हैं, और ये विभेदित भी नहीं होती हैं, इसलिए इस भाग को हम बोलते हैं शांत क्षेत्र, क्विसेंट जोन। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही। देन नेक्स्ट क्लास के अंदर हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ रूट। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। यस।